हेलो साथियों, नमस्कार। मार्ग गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसे कि आपको पता है, हमने भूगोल की सीरीज स्टार्ट की थी। इसके अंतर्गत हमारी जो लास्ट वीडियो थी वो हमने कल पठार का जो निर्माण की वीडियो बनाई थी कि पठार का निर्माण कैसे होता है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई थी। ठीक है, तो आपको सबसे पहले इस वीडियो को देखने से पहले आपको करना क्या है, आपको प्ले लिस्ट में जाना है भारत के भूगोल में, और वहाँ पर जो हमारी लास्ट वीडियो थी यानी कि पठार का जो निर्माण हुआ था और भारत की जो पठार है वो वाली वीडियो देखनी है। उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा। ठीक है, ये आपको कमेंट सेक्शन में वो लिंक इस वीडियो का मिल जाएगा, तो वहाँ से देख लीजिएगा। तो सबसे पहले यदि बात करें, हमने कल पठार की बात कर ली थी कि भारत में कौन कौन से पठार है, कहाँ इसका विस्तार है। आज थोड़ा सा एक बार इनको पठार को देख लेते हैं कि किस पठार की क्या विशेषता है। उसके बाद हम आज भारत की जो दक्षिण भारत की यदि बात करें, जो यहाँ पर पहाड़ियाँ है, जो पर्वत है, इन पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं, हम यहाँ पर देखो हमने कुछ दर्शाया हुआ है, कल भी हमने देखा था इस चीज को कि जो भारत के मध्य में क्या एक पठार है, ये भारत के मध्य में क्या एक पठार है, इसे क्या बोलते हैं हम, केंद्रीय उच्च भूमि, केंद्रीय उच्च भूमि। और इसी का जो हमारा पश्चिमी भाग है, यहाँ पर एक पठार है, कौन सा, मालवा का पठार। केंद्रीय उच्च भूमि का जो पश्चिमी हिस्सा है, यहाँ पर इसे क्या बोलते हैं हम, मालवा का पठार। कौन सा पठार है साथियों, मालवा का पठार, मालवा का पठार। तो सबसे पहले हेडिंग डाल दीजिएगा, मालवा का पठार। साथियों, आज आपको करना क्या है, आज जितना लिखाऊंगा साथ के साथ लिखते चलना है। आज लिखने का काम ज्यादा होगा वीडियो के अंतर्गत। तो हेडिंग डाल लीजिए कि मालवा का पठार। सबसे पहले स्थिति कहाँ है इसकी, यदि बात करें किन किन राज्यों में, इसका विस्तार कहाँ कहाँ पर है, इसका विस्तार कहाँ कहाँ पर है। तो देखो यहाँ पर एक राज्य है गुजरात, इसके ऊपर क्या है, राजस्थान। तो गुजरात का कुछ हिस्सा है प्लस राजस्थान, गुजरात, राजस्थान, और यहाँ पर जो बिल्कुल मध्य में एमपी, मध्य प्रदेश। ठीक है, तो इसका जो विस्तार है 3 राज्यों में, कौन कौन से, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश। गुजरात, राजस्थान व मध्य प्रदेश। मालवा का पठार का जो विस्तार है वो कहाँ कहाँ पर है, गुजरात में है कुछ भाग, राजस्थान में है और मध्य प्रदेश में है। ठीक है, कहाँ पर है, किन पर्वतों के मध्य, देखो साथ यहाँ पर क्या है, विंध्याचल पर्वत है। ये कौन सा है, विंध्याचल पर्वत है, विंध्या पर्वत बोल देते हैं ऐसे। ठीक है, और यहाँ पर है अरावली पर्वतमाला। ये कौन सी होगी, अरावली पर्वतमाला, जो कि राजस्थान, गुजरात, कई राज्यों में है, हरियाणा में है, दिल्ली में, ऐसे देखेंगे अभी। तो ये जो मालवा का पठार है कहाँ कहाँ पर है, इसके उत्तर में क्या है, इसके उत्तर में अरावली पर्वतमाला। उत्तर में क्या है साथ, यहाँ पर अरावली पर्वतमाला, उत्तर में अरावली पर्वतमाला। और यदि बात करें दक्षिण में, दक्षिण में कौन सा होगा, विंध्यान पर्वत है। दक्षिण में क्या है साथियों, विंध्यान पर्वत, दक्षिण में विंध्यान पर्वत। ठीक है, दक्षिण में क्या है साथियों, यहाँ पर विंध्यान पर्वत है। तो उत्तर में अरावली पर्वतमाला और दक्षिण में क्या, विंध्यान पर्वतमाला। और इन्हीं के मध्य में जो है इसे क्या नाम देते हैं, मालवा का पठार, मालवा का पठार। तो मालवा का पठार गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कहाँ पर है, अरावली पर्वत के दक्षिण में और विंध्यान पर्वत के उत्तर में। यानी कि मालवा के पठार के उत्तर में पड़ेगा अरावली पर्वतमाला और दक्षिण में कौन सा होगा साथ, यहाँ पर विंध्यान पर्वतमाला। उसके बाद बात करें, देखो जो अरावली, ये हमारा मालवा का जो पठार है, जिसको झुकाव है, झुकाव कहाँ है, इसका उत्तर दिशा की ओर है। ठीक है, यानी कि इसका जो ढलान है, ढलान कहाँ पर है, उत्तर की ओर है। ढलान कहाँ पर है साथ, इसका उत्तर की ओर, उत्तर पूर्व लिख लो या खाली उत्तर लिख लो। ढलान कहाँ पर है, उत्तर पूर्व की ओर, ढलान उत्तर पूर्व की ओर। ढलान कहाँ पर है इसका साथ, उत्तर पूर्व की ओर। ठीक है, उसके बाद करें, यहाँ से देखो कुछ नदियां निकलती है। यहाँ से मालवा के पठार से हमारी 4 नदियां निकलेगी। ठीक है, मालवा के पठार से 4 नदियां निकलेगी। कौन कौन से साथ है, इसको लिख लेना, चंबल, चंबल। ठीक है, चंबल के बाद आएगी सिंध, चंबल, सिंध, बेतवा और केन, बेतवा और केन। ये 4 नदी है, कौन कौन सी, चंबल, सिंध, बेतवा, केन। चंबल, सिंध, बेतवा, केन, इन चारों नदी का जो उद्गम हुआ है कहाँ से हुआ है, मालवा के पठार से। सबसे पहले मालवा का पठार केंद्रीय उच्च भूमि का भाग है। राज्य कौन कौन से हो गए, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश। किन पर्वतों के मध्य में है, अरावली पर्वतमाला, विंध्यान पर्वतमाला के मध्य में। ढलान कहाँ पर है इसका, उत्तर पूर्व की ओर है। यानी कि यहाँ से जो नदी निकलेगी वो कहाँ की ओर जाएगी, थोड़ा सा उत्तर इधर को ओर जाएगी। ठीक है, कौन कौन सी नदी निकलती है यहाँ से, किन नदियों का उद्गम है, चंबल, सिंध, बेतवा, केन। चंबल, सिंध, बेतवा, केन। ये जो चारों की चारों नदियां है, ये हमारी यमुना नदी है, गंगा की जो सहायक नदी है, यमुना नदी, यमुना की सहायक नदी है, यमुना की सहायक नदी है, यमुना की सहायक नदी। ठीक है,
आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है। ये जो चीजें है हमारी जो नदियों की बात है, ये एक बार मोटे मोटे से यहाँ पर बता दूंगा, ठीक है। जब नदियों की क्लास चलेगी, आज कल से शायद गंगा नदी तंत्र हो जाएगा स्टार्ट, ठीक है, तो वहां पर इनकी सब की चर्चा होगी। तो आपको एक बार नाम थोड़ा सा देख लेना है, बाकी सब वहां पे पढ़ लेंगे इनके बारे में, ठीक है। चंबल किस राज्य में जाएगी, क्या इसकी विशेषता है, यमुना कहाँ पर है, बेतवा क्या है, सबको हम वहां पर देख लेंगे। तो अभी तो हमें देखना क्या है, चंबल सिंध बेतवा केन, इनका उद्गम कहाँ से है, मालवा के पठार से। इनका उद्गम कहाँ से हुआ साथियों, मालवा के पठार से। और किसकी सहायक नदी, यमुना की सहायक नदी। तो मालवा के पठार में आपको इतना ही ध्यान रखना है, ठीक है। तो मालवा का पठार हो गया। उसके बाद हेडिंग डालना आप छोटे नागपुर का पठार। उसके बाद जो हेडिंग डालोगे आप, कौन सा होगा साथियों, छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार, छोटे नागपुर का पठार। अब सबसे पहले तो इसके राज्य देख लेते हैं। छोटा नागपुर कहाँ पे, ये वाला, ये जो अक्षय तरह से क्या बोलते हैं हम, छोटा नागपुर का पठार। अब यहाँ पे कौन सा है, झारखंड है। इधर कौन सा होगा, झारखंड। यहाँ पर पश्चिम बंगाल, यहाँ पर पश्चिम बंगाल। कुछ भाग हो जाएगा इसका छत्तीसगढ़ में, और कुछ भाग कहाँ पे आ जाएगा इसका साथ है, उड़ीसा में, ठीक है, उड़ीसा में। अगर सबसे ज्यादा जो भाग देखा जाए तो इसका कहाँ पर है, हमारे पास झारखंड राज्य में है। तो छोटे नागपुर पठार का जो भाग है वो विस्तार है, यदि हम बात करें तो इसका विस्तार कहाँ पर है, किन किन राज्यों में है। तो सबसे पहले कौन सा आ जाएगा हमारे पास, झारखंड। सबसे पहले झारखंड। झारखंड के बाद क्या आ जाएगा साथ ही हमारा, छत्तीसगढ़। झारखंड के बाद छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद उड़ीसा। छत्तीसगढ़ के बाद उड़ीसा, और उड़ीसा के बाद पश्चिम बंगाल, ठीक है। झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। इन चारों राज्यों में क्या छोटे नागपुर पठार का भाग है। देखो कहीं पर इसका पार्ट ज्यादा होगा, कहीं पर कम होगा। तो जो झारखंड है इसमें क्या सबसे ज्यादा इसका भाग है, सर्वाधिक जो इसका भाग है, सर्वाधिक भाग वो कहाँ पर है, हमारे झारखंड राज्य में। सर्वाधिक जो भाग है वो कहाँ पर है, झारखंड राज्य में, ठीक है। यदि इसकी बात करें, छोटा नागपुर पठार को भारत का रूर कहा जाता है। भारत का रूर, भारत का रूर, ये से बोलते थे रूर प्रदेश ऑफ इंडिया, यानी कि रूर प्रदेश कहा जाता है इसे, किसका, भारत का। भारत का रूर किसे कहा जाता है, छोटे नागपुर पठार को। देखो होता क्या, रूर क्या होता है, रूर जर्मनी में एक स्थान है। यहाँ पर क्या है, कोयला बहुत ज्यादा मात्रा में निकलता है। तो विश्व का जो रूर जर्मनी में, जहाँ पर कोयला बहुत ज्यादा मात्रा में निकलते हैं, खनिज बहुत ज्यादा निकलते हैं। तो इसी प्रकार भारत में जो सबसे ज्यादा जो कोयला निकलेगा, ये खनिज की बात करें, कहाँ से निकलेगा, छोटा नागपुर पठार से। तो इसलिए क्या कह रहे हैं इसे, भारत का रूर कह रहे हैं, भारत का रूर। भारत का रूर किसे कहा जाता है, छोटे नागपुर पठार से, ठीक है। क्या आ जाएगा, खनिज क्या आ जाएगा, यहाँ पर सबसे अधिक है खनिज, क्या है, खनिज की अधिकता मिलेगी, ठीक है। खनिज क्या मिलेगा यहाँ पर, अधिक मात्रा में। और खनिज में यदि बात करें, यहाँ पर कोयला भी मिलता है, कोयला सबसे ज्यादा मिलता है, ठीक है। कोयला खनिज ये यहीं पर है। उसके बाद बात करें, जो छोटा नागपुर पठार है ना, इसके अंतर्गत हम 3 हिस्से में बांटते हैं इसे, या 3 पहाड़ियां मिलेगी यहाँ पर। छोटे नागपुर पठार में हम क्या करेंगे, 3 पहाड़ियां। मुख्यतः तो यहाँ पर क्या होगी, 2 हिस्से इसके, मुख्यतः कितने हैं इसके, 2 हिस्से, एक उत्तर में और एक दक्षिण में। लेकिन इसके अंदर भी 3 पार्ट हैं। छोटे नागपुर पठार के अंतर्गत 3 पहाड़ियां शामिल है, 3 पहाड़ियां शामिल है। नंबर 1 लिखोगे, या पठार कह दो, पहाड़ियां कह दो, रांची का पठार। रांची का पठार, रांची कहाँ पे, झारखंड राज्य में है। उसके बाद हजारीबाग, हजारीबाग, हजारीबाग का पठार। रांची का पठार, हजारीबाग का पठार, और उसके बाद आ जाएगा कोडरमा पठार। कोडरमा पठार, ये आपको दोनों बुक के अंदर देखने को मिल जाएगी, लेकिन ये बहुत कम बुक में आपको देखने को मिलेगा। तो जो छोटा नागपुर पठार है, इसे भी हम 3 भागों में बांटते हैं। रांची का पठार, ये उत्तर में क्या होगा साथ, यहाँ पर रांची का पठार। दक्षिण की बात करें, क्या आ जाएगा यहाँ पे, हजारीबाग का पठार। दक्षिण में क्या आ जाएगा, हजारीबाग। और हजारीबाग का जो थोड़ा सा इधर पार्ट होगा हमारा, पश्चिम साइड में यहाँ पे क्या है, कोडरमा का पठार। इसे क्या बोलते हैं हम, कोडरमा का पठार। तो रांची का पठार और हजारीबाग। तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल सा बनता है कि रांची, जो छोटा नागपुर पठार है, इसे 2 भागों में कौन बांट रहा है। यानी कि रांची का पठार और हजारीबाग जो पठार है, अलग अलग हुए, किस कारण से अलग हुए हैं। तो अलग होने का रीजन क्या है, रांची का पठार और हजारीबाग का जो पठार है, इनके मध्य से एक नदी निकलेगी। रांची का पठार और हजारीबाग के पठार के मध्य से एक नदी निकलेगी, और इस नदी का नाम है दामोदर नदी। क्या नाम है साथियों इसका, दामोदर नदी। दामोदर नदी छोटे नागपुर पठार को 2 भागों में बांटती है।
रांची का पठार और हजारीबाग का पठार। रांची का पठार और हजारीबाग का पठार, छोटे नागपुर पठार का विभाजन किसने किया है? दामोदर नदी ने। दामोदर नदी, दामोदर नदी ने, दामोदर नदी ने। ठीक है, तो इसे ध्यान रखना है। तो दामोदर नदी हमारी रिफ्ट घाटी से बह के चलेगी, इन दोनों के मध्य से होकर गुजरेगी, उसका हम नदी वाले चर्चा में बात करेंगे इसकी। ठीक है, तो अभी दामोदर नदी छोटे नागपुर पठार को दो भागों में बांट रही है। हजारीबाग का पठार है और दूसरा कौन सा हो गया? रांची का। रांची का पठार हमारे उत्तर दिशा में है और दक्षिण में कौन हो गया? हजारीबाग का पठार। ठीक है, अब देखो जो हजारीबाग का जो पठार है, हजारीबाग का जो पठार है, यहाँ पर एक चोटी है भाई, कोई ना कोई तो इसका भी ऊंचा क्षेत्र रहा होगा। हजारीबाग का जो ऊंचा क्षेत्र है, ऊंची चोटी की बात करें तो उसका नाम पारसनाथ है। क्या नाम है साथियों? पारसनाथ। जो पारसनाथ जो चोटी है छोटे नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी है। पारसनाथ जो चोटी है वो छोटे नागपुर पठार की सबसे ऊंचा शिखर या चोटी है। तो छोटे नागपुर पठार की सबसे ऊंचा भाग कौन सा होगा? पारसनाथ। कहाँ पर है ये? हजारीबाग के पठार में। हजारीबाग के पठार में। छोटे नागपुर पठार को दो भागों में कौन बांटता है? दामोदर नदी। छोटे नागपुर का सबसे ज्यादा जो विस्तार है किस राज्य में है? झारखंड राज्य में। झारखंड राज्य में। इसे क्या बोलते हैं? भारत का रूर। भारत का रूर या रूर प्रदेश के नाम से हम इसे जानते हैं। तो छोटे नागपुर पठार में इतनी चीजें हमें ध्यान रखनी है। ठीक है, छोटे नागपुर पठार में हमें इतनी चीजें ध्यान रखते हैं। क्लियर करो इसको। ठीक है, उसके बाद यदि बात करें, देखो छोटे नागपुर पठार के पास ही यहाँ पर ये खान मिलते हैं, जादूगोड़ा की खान। छोटे नागपुर पठार के अंदर ही गिना जाता है, झारखंड राज्य में जादूगोड़ा की खान। जादूगोड़ा की खान, क्या नाम है साथियों इसका? जादूगोड़ा। जादूगोड़ा किस राज्य में? झारखंड राज्य में। किस राज्य में साथियों? झारखंड राज्य में। यहाँ पर होता क्या है? यूरेनियम की खान पाई जाती है। यूरेनियम, यूरेनियम। कौन सी खान है? यूरेनियम की खान। यूरेनियम की खान। तो जो जादूगोड़ा की जो खान है, यहाँ पर क्या मिलता है? यूरेनियम की खान, यानी कि यहाँ पर क्या यूरेनियम मिलता है। ठीक है, और ये है कहाँ? झारखंड के सिंहभूम जिले में। झारखंड के सिंहभूम जिले में स्थित है, इसे भी ध्यान रखना है थोड़ा सा। तो झारखंड के सिंहभूम जिले में क्या है? जादूगोड़ा की खान है। ठीक है, और यहाँ पर क्या मिलता है आपको? यूरेनियम। यूरेनियम की अधिकता मिलेगी, यूरेनियम की यहाँ पे बहुलता है। ठीक है, उसके बाद बात करें हम मेघालय के पठार की। उसके बाद यदि बात करें हम मेघालय के पठार की, कौन सा साथ है? मेघालय। मेघालय कहाँ पे है? यहाँ पर पूर्वोत्तर, पूर्वांचल अगर भारत में जाओगे, पूर्वी भारत में जाओगे, पूर्व उत्तर में, तो यहाँ पे क्या मिलेगा? मेघालय एक राज्य है। मेघालय में जो पठार है इसे क्या बोलते हैं? मेघालय का पठार। मेघालय का पठार या शिलांग का पठार। मेघालय के पठार के दो नाम हैं, मेघालय का पठार और शिलांग का पठार। तो शिलांग का पठार या मेघालय का पठार किस राज्य में है? मेघालय राज्य में है। ठीक है, और यहीं पे हमें 3-4 कुछ पहाड़ियां देखने को मिलेगी। अब सबसे पहले तो बात कर लेते हैं, देखो ये किसका भाग है? मेघालय का जो पठार है वो किसका भाग है? झारखंड के यहाँ पर है। झारखंड में एक पहाड़ी है, राजमहल की पहाड़ी। झारखंड में एक पहाड़ी है, किसकी है ये? राजमहल की पहाड़ी। कहाँ पर है? झारखंड में। झारखंड में कौन सी पहाड़ी होगी साथियों? राजमहल की पहाड़ी। और एक किसका हिस्सा है? प्रायद्वीप भारत का। झारखंड में जो राजमहल की जो पहाड़ी है ये किसका भाग है? प्रायद्वीप भारत का। और प्रायद्वीप भारत का ही कुछ भाग टूटकर नदियों के द्वारा कहाँ चला गया? पूर्वोत्तर भारत में। और पूर्वोत्तर भारत में जाने के बाद इसी का जो कौन सा भाग होगा? पूर्वी। राजमहल का जो पूर्वी भाग होगा उसे किस नाम से जानते हैं? मेघालय के पठार के नाम से। मेघालय का पठार किसका है? राजमहल का ही पूर्वी हिस्सा है। राजमहल कहाँ पर है? झारखंड में। और राजमहल किसका हिस्सा है? प्रायद्वीप भारत का। तो जब मेघालय की जो पहाड़ी आप पढ़ोगे, गारो, खासी, जैंतिया, ये किसका भाग है? मेघालय के पठार का। तो मेघालय के पठार की यदि बात करें, इसके अंतर्गत हमारी कुछ पहाड़ी आएगी, नाम लिख लेते हैं इनके। सबसे पहले आएगी गारो। सबसे पहले साथियों कौन सी हो गई? गारो। गारो के बाद खासी पहाड़ी, गारो, खासी, जैंतिया। गारो, खासी, जैंतिया। गारो, खासी, जैंतिया कहां पर है? मेघालय में है। ये तीनों की तीनों पहाड़ियां किस राज्य में है साथियों? यहाँ पर मेघालय में। तो मेघालय में जो गारो, खासी, जैंतिया है किसका भाग है? शिलांग का पठार का भाग है। शिलांग प्रायद्वीपीय भारत का ही भाग है। ठीक है, इसमें यदि बात करें हम खासी की,
खासी में क्या है, दो स्थित है यहाँ पर। क्या है, एक तो शिलोंग, खासी पहाड़ी पर ही शिलोंग शहर बसा हुआ है, जो कि मेघालय की क्या है, राजधानी है। मेघालय क्या है यहाँ पर, ये राजधानी खासी पहाड़ी पे बसा हुआ है। उसके बाद बात करें यहाँ पर हमारे दो स्थल हो रहे, चेरापूंजी प्लस मासिनराम। चेरापूंजी और कौन सा हो गया साथ यहाँ पर, मासिनराम। चेरापूंजी और मासिनराम, चेरापूंजी और जो मासिनराम है, यहाँ पर विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। विश्व में क्या होती है, विश्व में सर्वाधिक वर्षा, विश्व की सर्वाधिक जो वर्षा होगी, सर्वाधिक यानी सबसे ज्यादा जो वर्षा होगी वो कहाँ पर होगी, चेरापूंजी और मासिनराम। पहले के समय में चेरापूंजी था, लेकिन वर्तमान में सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ पे हो रही है, मासिनराम। और दोनों पास पास में स्थान है। और किस पहाड़ी का हिस्सा है ये, खासी पहाड़ी पर। तो क्वेश्चन क्या आ जाता है कि विश्व में सबसे ज्यादा जो वर्षा होती है किन पहाड़ी पे होती है, तो खासी की पहाड़ी। और खासी की पहाड़ी कहाँ पर है, मेघालय। अब मेघालय को क्या कहा जाता है, मेघ का यानी कि वर्षा का यानी कि बादलों का घर कहा जाता है। तो यहाँ पर चेरापूंजी मासिनराम दो स्थान है। चेरापूंजी पहले विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा होती थी, लेकिन वर्तमान में कौन सा स्थान हो गया यहाँ पे, मासिनराम। वर्तमान में क्या है यहाँ पर, मासिनराम। ठीक है, तो हमको इतना ध्यान रखना है। उसके बाद देखो, पूर्वोत्तर भारत की हमने बहुत सारी पहाड़ी की बात की थी, जब हिमालय की हमने चर्चा की थी। डाफला, मिरी, अबोर, मिसमी, यहाँ पे पटकाई था। असम में कौन सी थी, रेगमा की पहाड़ी, मिकिर की पहाड़ी, रेगमा की पहाड़ी और मिकिर। तो एक बार देख लेते हैं, पूर्वोत्तर भारत में काफी कंफ्यूजन रहता है। तो असम में दो पहाड़ी थी, कौन सी थी, मिकिर और रेगमा, मिकिर और रेगमा। उसके बाद का बात करें मणिपुर, मणिपुर में भी एक पहाड़ी है, मणिपुर में भी एक पहाड़ी है, लैमाटोल। मणिपुर में पहाड़ी कौन सी है, लैमाटोल, लैमाटोल। ठीक है, उसके बाद यदि बात करें हम, मणिपुर हो गया, मेघालय हो गया, नागालैंड में कौन सी थी, नागा पहाड़ी, नागालैंड में नागा। मिजोरम में मिजो पहाड़ी, मिजोरम में मिजो। और मिजो का ही क्या नाम था, लुसाई पहाड़ी। मिजोरम का ही क्या नाम था, मिजो का लुसाई पहाड़ी। अरुणाचल प्रदेश में 4-5 थी, डाफला, मिरी, अबीर, मिसमी, डाफला, मिरी, अबीर, मिसमी और पटकाई गुम। ठीक है, ये हमने जो हिमालय वाला पोर्शन था वहां पर कवर कर लिया था। ठीक है, तो मेघालय के पठार में इतना ध्यान रख लेना है। अब हम बात करते हैं जो दक्षिण भारत की या जो पर्वत श्रेणी है, इन पर चर्चा करते हैं। दक्षिण भारत की जो पर्वत श्रेणी है, इनको हम देख लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले जो हमारी पर्वत श्रेणी आएगी, कौन सी होगी हमारे पास, अरावली पर्वतमाला। कौन सी है साथियों, अरावली पर्वतमाला। तो अब थोड़े से पहाड़ों पर आ जाते हैं, यानी कि पर्वतों पर बात करते हैं। ठीक है, पर्वत की बात करते हैं, पर्वतों की बात करते हैं। तो सबसे पहले कौन सी आएगी हमारे पास, अरावली पर्वतमाला, अरावली पर्वतमाला, अरावली पर्वतमाला। तो सबसे पहला पॉइंट क्या होगा इसमें, सबसे पुरानी पहाड़ी, सबसे पुरानी, पृथ्वी में सबसे पुरानी पहाड़ियों में से एक है अरावली पहाड़ी। पृथ्वी में सबसे पुरानी पहाड़ियों में से एक है अरावली पर्वतमाला। कहाँ पर है इसका विस्तार, सबसे ज्यादा कहाँ पर है, राजस्थान में। देखो यहाँ पर गुजरात है, और गुजरात का अगर यहाँ पे एक स्थल देखोगे, यहाँ पे पालमपुर। तो गुजरात का जो पालमपुर है, गुजरात का पालमपुर, गुजरात के पालमपुर से राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली, यानी कि गुजरात के पालमपुर से लेकर राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली में मजनू के टीले तक विस्तार है, मजनू के टीले तक विस्तार है। तो अरावली पर्वतमाला का जो विस्तार है कितने राज्यों में हो गया, 4 में, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली। गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, इनमें क्या है हमारे पास, अरावली पर्वतमाला। गुजरात के पालमपुर बहुत छोटा सा क्षेत्र है, तो गुजरात के पालमपुर में सबसे कम है, यानी कि गुजरात में क्या है, सबसे कम भाग है। अरावली पर्वतमाला का गुजरात में सबसे कम भाग है। और सबसे ज्यादा की यदि बात करें, सबसे ज्यादा हमारे पास कहाँ पर है, राजस्थान में। सबसे ज्यादा अरावली का भाग कहाँ पर है, राजस्थान में है। तो गुजरात में सबसे कम भाग है, राजस्थान में सबसे ज्यादा भाग है। तो अरावली पर्वतमाला विश्व की सबसे पुरानी पर्वतमाला है। ठीक है, विश्व की सबसे पुरानी पर्वतमाला में इसकी गिनती होती है। और क्या एक अवशिष्ट पर्वत है, अवशिष्ट पर्वत है। अवशिष्ट का मतलब है जिसका अपर डन होना स्टार्ट हो गया, एक निक्षेप होना।
आपने सुना होगा हिमालय बहुत ऊंचा है, लेकिन जिस समय अरावली अपने उत्थान पर था, हिमालय उसके सामने बच्चा था। ठीक है, अरावली बहुत ऊंची पर्वतमाला थी, बहुत ही ज्यादा ऊंची पर्वतमाला थी, लेकिन आज के समय में काफी पुराने होने के टाइम पे वर्षा के कारण, हवा के कारण इसका अपरदन होना स्टार्ट हो गया, ऊपर की चोटी थी घिसनी स्टार्ट हो गई, तो इसलिए इसे क्या कहा जाता है, अवशिष्ट पर्वतमाला, अवशिष्ट पर्वतमाला। तो कहाँ पर है, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली। गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली। गुजरात में कम और राजस्थान में सबसे ज्यादा। ठीक है, गुजरात के पालनपुर से स्टार्ट होगी। यदि अरावली पर्वतमाला की लंबाई की बात करें कितने किलोमीटर है, तो ये जो है इसकी 800 किलोमीटर इसकी क्या है, लंबाई है। अरावली पर्वतमाला की जो लंबाई है वह कितनी है साथियों, 800 किलोमीटर, 800 किलोमीटर। ठीक है, आपने एक नाम सुना होगा, राष्ट्रपति भवन, सुना क्या होगा, आपको सभी को पता होगा। राष्ट्रपति भवन कहाँ पर है, दिल्ली में है। राष्ट्रपति भवन कहाँ पर है साथियों, दिल्ली में। जो राष्ट्रपति भवन है किस पहाड़ी पर है, राष्ट्रपति भवन किस पहाड़ी पर है, तो ये अरावली पर्वतमाला पर ही, और अरावली पर्वतमाला का हिस्सा है रायसीना हिल, रायसीना हिल, यहाँ पे लिख देता हूँ सही सर, रायसीना हिल। ठीक है, तो जो राष्ट्रपति भवन है वह किस पहाड़ी पर है, रायसीना हिल्स पर, और किसका भाग है, अरावली पर्वतमाला का। राष्ट्रपति भवन रायसीना हिल्स पर स्थित है, जो कि अरावली पर्वतमाला का ही भाग है। ठीक है, उसके बाद बात करें अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो गई। अरावली पर्वतमाला की जो सबसे ऊंची चोटी हो गई, सबसे ऊंचा जो शिखर हो गया, उसका नाम है गुरु शिखर, गुरु शिखर। अरावली पर्वतमाला का जो सबसे ऊंचा जो शिखर है, सबसे ऊंची जो चोटी है, कौन सा हो गया साथियों, गुरु शिखर है। इसकी हाइट कितनी है, 1722 मीटर। हाइट कितनी है साथियों, 1722 मीटर। देखो बहुत कम है। हिमालय की जो ऊंचाई है लगभग 6000 औसत किलोमीटर है, 6000 मीटर औसत है वहाँ की, यानी 6 किलोमीटर, और इसकी कितने है, मात्र 1700 मीटर, यानी समथिंग लगभग 1600-1700 मीटर के आसपास जिसे बोलते हैं ना हम। ठीक है, 1.5 किलोमीटर के आसपास, 1.25 किलोमीटर। तो गुरु शिखर की हाइट कितनी है, 1722 मीटर। किसकी ऊंची चोटी है, अरावली की। कहां पर है, माउंट आबू पहाड़ी पर, माउंट आबू पहाड़ी पर है। माउंट आबू स्थान है राजस्थान में, दिलवाड़े का जैन मंदिर है वहां पर। तो माउंट आबू में क्या है, सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। और माउंट आबू का यदि जिले की बात करें तो जिला आ जाएगा हमारा पास सिरोही जिला, सिरोही जिला। तो राजस्थान के सिरोही जिले में माउंट आबू में क्या है, गुरु शिखर चोटी है, जो कि अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, जो माउंट आबू के सिरोही जिले में है। और किस राज्य में है, ये राजस्थान में है। राजस्थान में सिरोही जिले में माउंट आबू में है। माउंट आबू एक शहर हो गया, जिला हो गया सिरोही, राज्य कौन सा हो गया, राजस्थान। और देश का तो आपको पता ही है, भारत देश है। ठीक है, भारत की बात चल रही है। तो अरावली के बारे में इतना पॉइंट आपको ध्यान जरूर रख लेना है। ठीक है, अरावली खत्म करें। उसके बाद बात करें हम विंध्यन पर्वतमाला की, विंध्यन पर्वतमाला की, यानी ये वाली जो पर्वतमाला है, विंध्यन पर्वतमाला। विंध्यन पर्वतमाला, विंध्यन पर्वतमाला, सबसे पहले एक पॉइंट दो, शीर्षक दो, विंध्यन पर्वतमाला, विंध्यन पर्वतमाला, विंध्यन पर्वतमाला। विंध्यन पर्वतमाला यदि बात करें काम क्या है विंध्यन पर्वतमाला का, विंध्यन पर्वतमाला क्या करेगी, उत्तर भारत को और दक्षिण भारत को अलग अलग करेगी, यानी कि भारत को दो भागों में बांटती है। भारत को दो भागों में बांटती है, कौन कौन सा, उत्तर भारत व दक्षिण भारत। उत्तर भारत व दक्षिण भारत, इनके जो मध्य में पर्वत श्रेणी है, जो पर्वत श्रृंखला है, उसे हम किस नाम से जानते हैं, विंध्यन पर्वतमाला। क्या नाम जानते हैं इसे साथियों, विंध्यन पर्वतमाला। तो विंध्यन पर्वतमाला भारत के बिल्कुल मध्य में स्थित है। विंध्यन पर्वतमाला भारत के बिल्कुल मध्य में स्थित है। ठीक है, यदि बात करें ये विस्तार कहाँ पर है, इसका विस्तार कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। विस्तार कहाँ पर है साथियों, मध्य प्रदेश में। विस्तार कहाँ पर है, मध्य प्रदेश। और इसी के पास में कल हमने एक पठार देखा था, रीवा पन्ना पठार, रीवा पन्ना पठार। तो जो रीवा पन्ना पठार है वो भी विंध्यन पर्वतमाला में। रीवा जो पन्ना पठार है वो भी कहाँ पर है, हमारे पास विंध्यन पर्वत में। और यहाँ पे हमने कल देखा था, यहाँ पे क्या मिलता है, डायमंड मिलता है।
पन्ना में क्या मिलता है, डायमंड मिलता है, ठीक है, यानी कि हीरे की खान है यहाँ पर। पन्ना की खान इसको बोल देते हैं, पन्ना की खान या पन्ना का पठार। और यहाँ पे क्या मिलता है, हीरा, ठीक है। तो ठीक है, तो विंध्यान पर्वतमाला में इतना ध्यान रखना है। इसके बाद हेडिंग डाल लीजिएगा सतपुड़ा पर्वतमाला। देखो जो ये पहाड़ी है ना, जितनी इंपोर्टेंट जिसकी होगी मैं इतना लिखवाते चलूंगा। आपका काम केवल इतना है, आप लिखते चलिएगा और इनको साथ के साथ पढ़ते चलिएगा, माइंड में बिठाते चलिए कहाँ पर क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या हम देख रहे हैं, ठीक है। पर्वत की बात हमने कर ली थी। अब बात करें, देखो यहाँ पर क्या है, ये हो गए विंध्यान पर्वत और इसके दक्षिण में सतपुड़ा पर्वतमाला है। विंध्यान के दक्षिण में क्या है, सतपुड़ा पर्वतमाला है। सतपुड़ा के दक्षिण में एक छोटी सी यहाँ पर भाग मिलेगा आपका अजंता की पहाड़ी, अजंता की पहाड़ी, अजंता की पहाड़ी, ठीक है। उसके दक्षिण में दक्कन का पठार है। इधर ये पश्चिमी घाट है, इधर क्या हो गया साथियों, पश्चिमी घाट यानी कि पश्चिम की जो पर्वतमाला है। इधर क्या हो गया हमारे पास, पूर्वी घाट यानी कि पूर्व की जो पर्वतमाला है, ठीक है। इन्हीं के यदि बात करें, यहाँ पर एक पर्वत श्रेणी है जिसका नाम है नीलगिरी की पर्वतमाला, नीलगिरी की पहाड़ी या नीलगिरी की पर्वतमाला। यहाँ पर है हमारे पास अन्नामलाई श्रेणी और दक्षिण में क्या है, कार्डेमम पहाड़ी, कार्डेमम पहाड़ी। अब इनको एक बार देख लेते हैं किसकी क्या विशेषता है और कहाँ पे क्या मिलती है, ठीक है। तो हेडिंग डाल लीजिए सतपुड़ा पर्वतमाला, इसको थोड़ा सा लिखना है, सतपुड़ा पर्वत। सबसे पहले तो ये क्या है, ब्लॉक पर्वत है, यानी कि बरंस घाटी पर्वत है या बरंस पर्वत है, बरंस पर्वत है। बरंस का मतलब है कि वास्तव में कोई पर्वत नहीं है, लेकिन भूमि का कोई भाग, मान के चलिए भूमि समतल है, कोई भाग अचानक से नीचे धंस जाए, नीचे चला जाए, तो नीचे वाले व्यक्ति को क्या दिखेगा, ऊपर दिखेगा, ऊंचा दिखाई देगा, तो इसे क्या बता देगा, बरंस निर्मित पर्वत है, यानी क्या है, एक ब्लॉक पर्वत है। तो सतपुड़ा पर्वतमाला क्या है, एक ब्लॉक पर्वत है। सतपुड़ा पर्वतमाला क्या है, एक ब्लॉक, ब्लॉक माउंटेन है, BLOCK, ब्लॉक माउंटेन है। इसका विस्तार कहाँ कहाँ पर है, यदि इसकी बात करें तो देखो ये गुजरात से स्टार्ट हो जाएगा, गुजरात, मध्य प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, ठीक है, गुजरात और मध्य प्रदेश। अब देखो जो सतपुड़ा पर्वतमाला है, इसकी 3 पहाड़ियां हैं। सतपुड़ा पर्वतमाला को हम 3 भागों में पढ़ते हैं, मैं इनका क्रम लिख रहा हूँ। सतपुड़ा को 3 भागों में पढ़ते हैं, कौन कौन से हो गए, जो सबसे पश्चिम में है इसको बोलते हैं हम राजपीपला, राजपीपला, राजपीपला की पहाड़ी, राजपीपला, राजपीपला, ठीक है। जब मध्य में ऐसे बोलते हैं महादेव की पहाड़ी, महादेव की पहाड़ी, मध्य में क्या ऐसा आती है यहाँ पर, महादेव की पहाड़ी। और जो सबसे पूर्वी भाग है इसको बोलते हैं मैकाल की पहाड़ी, मैकाल की पहाड़ी, ठीक है। राजपीपला, महादेव, मैकाल, राजपीपला, महादेव, महादेव, मैकाल, राजपीपला, महादेव, मैकाल की पहाड़ी किसके भाग है, ये सतपुड़ा पर्वतमाला के, ठीक है। अब जो राजपीपला है ये कहाँ पर है, हमारे गुजरात में, गुजरात में और मध्य प्रदेश में। राजपीपला किन राज्यों में, गुजरात, मध्य प्रदेश। ये दोनों की दोनों कहाँ पर है, हमारे पास मध्य प्रदेश, दोनों की दोनों कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है, ठीक है। यदि हम बात करें जो मैकाल की जो पहाड़ी है, मैकाल की जो पहाड़ी है इसकी सबसे ऊंची चोटी, मैकाल की जो पहाड़ी है इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है अमरकंटक। मैकाल की जो सबसे ऊंची चोटी है इसका क्या नाम है साथियों, अमरकंटक। अमरकंटक जो चोटी है सतपुड़ा पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाता है कि सतपुड़ा पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, अमरकंटक, अमरकंटक। सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, अमरकंटक। किस पहाड़ी का हिस्सा है, मैकाल की पहाड़ी, किस पहाड़ी का हिस्सा है, मैकाल की पहाड़ी का भाग है, ठीक है। और यहाँ से आपको 2 नदी देखने को मिलेगी जो यहाँ से निकलेगी, एक तो नर्मदा नदी, नर्मदा नदी, और एक सोन नदी। इनको हम पढ़ेंगे बाद में, ठीक है, कहाँ से निकले, अब तो खाली इनका ध्यान रखना है। मैकाल की पहाड़ी का ही भाग है अमरकंटक, जो कि इसका सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। उसके बाद यदि बात करें हम, कुछ पहाड़ियां हो रहेगी, साथ के साथ लिखते चलिएगा जल्दी जल्दी से थोड़ा सा, ठीक है। उसके हम बात करते हैं पश्चिमी घाट की। देखिए क्या हमारे पास पूरा पश्चिमी घाट है, इधर जो एरिया है इसको क्या बोलते हैं हम, पश्चिमी घाट। तो पश्चिमी घाट, सबसे पहले हेडिंग डाल दीजिएगा पश्चिमी घाट। हेडिंग क्या है साथियों, पश्चिमी घाट। सबसे पहले तो इसकी लंबाई लिख लेते हैं, 1200 किलोमीटर से लेकर 1600 किलोमीटर, ठीक है, 1200 किलोमीटर से लेकर 1600 किलोमीटर। इसका जो विस्तार है, विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, देखो यहाँ पर जो सतपुड़ा पर्वतमाला है, जो सतपुड़ा पर्वतमाला है, सतपुड़ा के उत्तर में एक नदी पड़ने को मिलेगी हमें, नर्मदा नदी,
एक नदी है नर्मदा, और सतपुड़ा के दक्षिण में एक नदी है तापी नदी, तापी या ताप्ती नदी। ठीक है, तो ताप्ती नदी कहाँ पर है? सतपुड़ा पर्वतमाला के दक्षिण में है। तापी नदी कहाँ पर है? सतपुड़ा के दक्षिण में है। और जो ये पश्चिमी घाट है यहीं से स्टार्ट होगा। तो कहाँ से हो जाएगा? उत्तर में तापी नदी से लेकर, उत्तर में तापी नदी से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक, दक्षिण में कन्याकुमारी तक, दक्षिण में कन्याकुमारी तक। तो उत्तर में तापी नदी से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक कौन सा हो गया हमारे पास? पश्चिमी घाट हो गया। उत्तर में तापी नदी से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक। साथियों आपको पता होगा ये एक पर्वत नहीं है, ये पर्वत नहीं है, क्या है? कगार है। ये पर्वत नहीं है, क्या है? कगार। कगार का मतलब है एक साइड से ऊंचा, ये मान के चलो ये भूमि है, एक प्लेन एरिया होगा, लेकिन अगर इसमें ऐसे कर दो तो ये क्या होगा? एक ढाल है बहुत तेज, जो इसे ढाल को हम क्या नाम देते हैं? तो कगार बोलते हैं। जो बहुत तीव्र मात्रा जो ढाल है, यानी कि इस तरह से आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे, तो ये जो ढाल है, ढाल को हम क्या नाम देते हैं? कगार। तो क्या एक तरह का वास्तव में पर्वत ना होकर क्या है? कगार है। तो यहाँ से जो नदी निकलेगी बहुत स्पीड से जाएगी, और यहाँ पे क्या बनाएगी? बहुत बड़ी मात्रा में जलप्रपात आएगी। ठीक है, हम नदी वाले पोर्शन में करेंगे। तो पश्चिमी घाट एक क्या है? कगार है। पश्चिमी घाट क्या है? एक कगार है, विस्तार तापी से लेकर कन्याकुमारी तक। अब यहाँ पर कुछ चोटी है। ठीक है, जैसे एक चोटी का नाम लिख लो महाबलेश्वर, महाबलेश्वर, महाबलेश्वर की चोटी, महाबलेश्वर की चोटी। ये देखो अरावली पर्वतमाला, ये जो हमारे पश्चिमी घाट है, यहाँ पर एक महाराष्ट्र राज्य है, और महाराष्ट्र में ये पड़ेगी कौन से हमारे पास? महाबलेश्वर की चोटी। महाबलेश्वर की चोटी कहाँ पर है? ये महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। और किसका भाग है साथ ही? पश्चिमी घाट का। ठीक है, और यहाँ से एक नदी निकलेगी हमारे पास, कृष्णा नदी। यहाँ से क्या है? कृष्णा नदी का उद्गम है, यहाँ से कृष्णा नदी का उद्गम है। ठीक है, तो महाबलेश्वर की चोटी से कृष्णा नदी निकलती है, और कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। हम इसको पढ़ेंगे बाद में, जो प्रायद्वीप की भारत की नदी पड़ेगी। अब तो लिखते चलना है। दूसरी जो चोटी लिखोगे ब्रह्मगिरी, ब्रह्मगिरी की जो पहाड़ी है, ब्रह्मगिरी की जो चोटी है वो कहाँ पर है? कर्नाटक में। ब्रह्मगिरी कहाँ पर है? कर्नाटक। ब्रह्मगिरी कहाँ पर है? कर्नाटक राज्य में। ब्रह्मगिरी कहाँ पर है? कर्नाटक राज्य में। और यहाँ से एक नदी का उद्गम होगा, कावेरी नदी, कावेरी नदी का उद्गम, कावेरी नदी का उद्गम, कावेरी नदी का उद्गम होगा यहाँ से, यानी कावेरी नदी यहाँ से निकलेगी। ठीक है, उसके बाद देखो बात करें हम प्रायद्वीप भारत की, यह एक पर्वतमाला हो रही है, एक पर्वत श्रेणी हो रही है अन्नामलाई श्रेणी, एक पर्वत श्रेणी हो रहा है साथियों, क्या है? अन्नामलाई श्रेणी। हेडिंग डाल लीजिएगा अन्नामलाई श्रेणी, अन्नामलाई श्रेणी, अन्नामलाई श्रेणी। ठीक है, जो अन्नामलाई है वो भी पश्चिमी घाट का ही भाग है। अन्नामलाई जो है वो भी कहाँ का? पश्चिमी घाट का ही भाग है। और अन्नामलाई श्रेणी की जो सबसे ऊंची चोटी है, अन्नामलाई श्रेणी की जो सबसे ऊंचा जो शिखर है उसका नाम अन्नाईमुड़ी। अन्नामलाई श्रेणी की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका क्या नाम? अन्नाईमुड़ी, अन्नाईमुड़ी। अन्नामलाई श्रेणी की जो सबसे ऊंचा जो शिखर है, इसकी ऊंचाई कितनी है? अभी चोटी अन्नामलाई है, अन्नाईमुड़ी है, और इसकी ऊंचाई है 2695 मीटर, 2695 मीटर। किस राज्य में है ये साथियों? केरल राज्य में है। कहाँ पर है? केरल में। विशेषता क्या है? प्रायद्वीप भारत, प्रायद्वीप भारत या दक्षिण भारत, प्रायद्वीप भारत या दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची जो चोटी है उसका क्या नाम है साथियों? यहाँ पर अन्नाईमुड़ी है। प्रायद्वीप भारत की या दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी की बात करें, अन्नाईमुड़ी है। किस श्रेणी का भाग है? अन्नामलाई श्रेणी का। ठीक है, ये सीधा सीधा आपके क्वेश्चन में मिलता है, बिल्कुल सीधा ऐसे छपेगा। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है हमें। अन्नामलाई श्रेणी की जो अन्नाईमुड़ी चोटी है वो दक्षिण भारत की या पूरे प्रायद्वीप भारत की सर्वोच्च चोटी है, सबसे ऊंचा शिखर है अन्नाईमुड़ी। कहाँ पर है? केरल में है। ठीक है, हो गया यहाँ तक। उसके बाद लिखना, देखो केरल की बात करें, केरल में एक पहाड़ी है कार्डेमम की पहाड़ी, केरल में एक पहाड़ी है कार्डेमम, कार्डेमम की पहाड़ी। किस राज्य में साथ ही? केरल में। किस राज्य में? कार्डेमम, केरल में। ठीक है, इसको हम इलायची की पहाड़ी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलायची। कार्डेमम का हिंदी अर्थ क्या होता है? इलायची। कार्डेमम का ही हिंदी अर्थ क्या होता है? इलायची। तो इलायची की पहाड़ी कहाँ पर है? केरल में। इलायची की पहाड़ी कहाँ पर है?
केरल में। तो इसलिए केरल को इलायची का बगीचा कहा जाता है, केरल को इलायची का मैदान या बगीचा कहा जाता है। तो कार्डेमम की जो पहाड़ी है वो भी कहाँ पर है, हमारे पास केरल राज्य में है, ठीक है। और भारत की दक्षिणी की पहाड़ी है, भारत में दक्षिण की पहाड़ी है। उसके बाद हम लास्ट पहाड़ी की बात करते हैं नीलगिरी पहाड़ी की, उसके बाद हम बात करते हैं नीलगिरी की। देखो साथियों, ये हमारा क्या हो गया, पश्चिमी घाट, ये पूरा क्या है पश्चिमी घाट, और इधर से क्या है हमारे पास पूर्वी घाट। और इन्हीं को जो जोड़ने वाली जो चीज है, इन्हीं के जहाँ से पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट मिलेगा, इन्हीं के मध्य में एक पहाड़ी है जिसका नाम है नीलगिरी की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है साथी, यहाँ पर नीलगिरी की पहाड़ी। तो नीलगिरी की पहाड़ी का काम क्या है, पूर्वी घाट को पश्चिमी घाट से जोड़ती है। तो पहला पॉइंट लिखना, नीलगिरी हेडिंग दीजिएगा, नीलगिरी की पहाड़ी। तो पॉइंट इसमें लिखिएगा सबसे पहले, पूर्वी घाट को पश्चिमी घाट से जोड़ती है, पूर्वी घाट को पश्चिमी घाट से जोड़ती है, पूर्वी घाट को पश्चिमी घाट से जोड़ती है। इन दोनों का जंक्शन है, इन दोनों पर मिलेगी ये दोनों आकर। तो नीलगिरी पहाड़ी की जो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को एक जगह जोड़ती है। नीलगिरी का जो विस्तार है किन किन राज्यों में है, तो यहाँ पर तमिल होगा। सबसे पहले तो लिख लीजिएगा केरल, क्योंकि केरल में सर्वाधिक भाग है। केरल के बाद केरल के उत्तर में एक राज्य है कर्नाटक, केरल कर्नाटक, और इधर थोड़ा सा आ जाएगा तमिलनाडु। तो नीलगिरी पहाड़ी का जो विस्तार है 3 राज्यों में है, केरल कर्नाटक तमिलनाडु, केरल कर्नाटक तमिलनाडु। इन तीनों पहाड़ी का जो विस्तार है वो कहाँ पर है हमारे पास, नीलगिरी पहाड़ी का जो विस्तार है 3 राज्यों में है, कर्नाटक केरल तमिल, कर्नाटक केरल तमिल। काम क्या है, पूर्वी घाट को पश्चिमी घाट से जोड़ेगी, काम क्या है, पूर्वी घाट को पश्चिमी घाट से जोड़ेगी, पूर्वी घाट को पश्चिमी घाट से जोड़ेगी, ठीक है। यदि बात करें नीलगिरी की जो हाईएस्ट जो पीक है, हाईएस्ट पीक की यदि बात करें, यहाँ की सबसे ऊंची जो चोटी है, हाईएस्ट पीक या सबसे ऊंची जो चोटी है, सबसे ऊंची चोटी का इसका नाम है दोदा बेटा, दोदा बेटा, दोदा बेटा। नीलगिरी पहाड़ी की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है दोदा बेटा। और दोदा बेटा की विशेषता क्या है, प्रायद्वीप भारत की या दक्षिण भारत की, प्रायद्वीप भारत की या दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। तो अन्नाईमलाई की अनाईमुड़ी प्रायद्वीप भारत की सबसे ऊंची, नीलगिरी की दोदा बेटा जो कि प्रायद्वीप भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। तो नीलगिरी की हमने सबसे ऊंची चोटी देख ली, दोदा बेटा कहाँ पर है, कि क्या इसका काम है। उसके बाद यदि हम बात करें, नीलगिरी जो पर्वत है इसी का जो दक्षिणी भाग है, नीलगिरी पर्वत का ही दक्षिणी जो भाग है, यहाँ पर क्या है, शांत घाटी स्थित है, शांत घाटी यानी कि साइलेंट वैली, साइलेंट वैली लो इंग्लिश में, साइलेंट वैली, साइलेंट वैली यानी कि शांत घाटी। ये कहाँ पर है, केरल राज्य में है। किस पर्वत श्रेणी का भाग है, नीलगिरी पर्वत श्रेणी का। किस लिए फेमस है, तो यहाँ पर क्या है, सदाबहार वन पाए जाते हैं, सदाबहार वन पाए जाते हैं, सदाबहार वन पाए जाते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा मात्रा में सदाबहार वन मिलेंगे। कहाँ पर, केरल की साइलेंट घाटी में, केरल की साइलेंट घाटी, शांत घाटी में, ठीक है। तो शांत घाटी किस राज्य में, केरल राज्य में, शांत घाटी केरल राज्य में, नीलगिरी का ही भाग है, सदाबहार वन मिलेंगे, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, जैव विविधता यानी कि बहुत अधिक मात्रा में जीव की विविधता मिलेगी, जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है, जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है, जैव विविधता के लिए क्या है साथ यहाँ पर प्रसिद्ध है। तो शांत घाटी की बात हो गई। उसके बाद एक पॉइंट और लिख लीजिएगा, यहाँ पर यदि पूर्व की बात करें, पूर्वी घाट पे, पूर्वी घाट की जो सबसे ऊंची चोटी है, अगला पॉइंट बना के लिख लीजिएगा, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी, इसका नाम है महेंद्रगिरी। पूर्वी घाट की जो सबसे ऊंची चोटी है कौन सी होगी, महेंद्रगिरी। साथियों आपको 2 महेंद्रगिरी पढ़ने को मिलेगी, एक तो महेंद्रगिरी है तमिल में, कन्याकुमारी में, और एक महेंद्रगिरी कहाँ पर, उड़ीसा वाले पार्ट में है, ठीक है। तो पूर्वी घाट पर कौन से हो गए, उड़ीसा में, जो ये है महेंद्रगिरी, ठीक है। महेंद्रगिरी पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। और एक आपको यहाँ पर मिलेगी तमिल के कन्याकुमारी में। आपको पता है कन्याकुमारी भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है, मुख्य भूमि के mainland की बात करें तो भारत की सबसे जो दक्षिणी पहाड़ी है वो भी कौन से हो गए, महेंद्रगिरी हो गए, ठीक है। तो
आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं और आशा करता हूँ कि आज की क्लास काफ़ी अच्छी लगी होगी आपको। ठीक है, और इस वीडियो को कम से कम 2 बार देख लीजिएगा, लिखते भी चलिएगा और साथ के साथ इसे देखते भी चलिएगा, क्योंकि लिखने से आपको फायदा क्या होगा, आने वाले टाइम में जब भी आपका एग्जाम होगा इसे रिवीजन कर सकेंगे, क्योंकि आपके पास इतना टाइम उस समय नहीं होगा कि आप पूरी क्लास को दोबारा देख लें। तो इसलिए कह रहा हूँ आप साथ के साथ लिखते चलिएगा। ठीक है, और अच्छे से तैयारी करते चलिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको किसी भी सब्जेक्ट में। मैं सब सब्जेक्ट को यहाँ के लेके आऊँगा। ठीक है, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद और वीडियो को शेयर करते चलिए।